हेलो बच्चों, नमस्कार। अपने YouTube चैनल सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर, जो कि 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए हम पढ़ते हैं। तो बहुपद चैप्टर को समझने के लिए हमें तीन संख्या की ज्ञान होना चाहिए। तो आइए हम एक एक करके तीनों संख्या के बारे में जानते हैं। तो पहला चर संख्या। तो चर संख्या सभी को मालूम होगा, जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है उससे हम क्या कहते हैं? चर संख्या। क्या कहते हैं? तो चर संख्या। क्लियर? चर संख्या किसे बोलेंगे? जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं ABCD XYZ, ये संख्या क्या हो गई? चर संख्या कहलाएगी। और अचर संख्या, दूसरा अचर संख्या। तो अचर संख्या किसे बोलेंगे? तो जितने भी वास्तविक संख्या है, 2, 4, -1, 3, 5, जितने भी संख्या होगी वो अचर संख्या कहलाएगी। जैसे में हम एक दो उदाहरण लिख ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। और तीसरा हम संख्या के जानेंगे, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो जिसकी गिनती 0 से चालू हो। कहां से चालू हो? तो 0 से चालू हो, उन संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। बहुपद को समझने के लिए हमें तीन संख्या की ज्ञान होना चाहिए। पहला चर संख्या, दूसरा अचर संख्या और तीसरा पूर्ण संख्या। आइए अब हम क्या समझेंगे? बहुपद क्या है। तीन संख्या के बारे में जान लिए, अब बहुपद के बारे में हम जानेंगे। तो बहुपद क्या है? तो बहुपद, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, ऐसा बीजगणितीय बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर संख्या का घात, चर संख्या का घात पूर्ण संख्या संख्या हो। तो बहुपद क्या है? तो बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर संख्या के घात कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या। अगर वो ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर होगा तो उसमें उसका घात कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या कितना? चर संख्या ए बी सी डी का घात कितना होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि बहुपद है। जैसे में हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें चर संख्या क्या है? x है। इसमें x का घात कितना है? तो 2। इसमें x का घात कितना है? 1। और यहाँ पर x का घात कितना है? तो 0। तो इसमें देखेंगे कि चर संख्या के घात 2 है, तो 2 एक क्या होता है? पूर्ण संख्या। एक यहाँ पर 1 है, तो एक भी क्या होता है? पूर्ण संख्या। और यहाँ पर 0 है, तो यानी कि क्या है? पूर्ण संख्या। तो इसलिए हम इसे बहुपद कहेंगे। दूसरा का उदाहरण ले लेते हैं, 3x प्लस 4। 3x प्लस 4, ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि चर संख्या के घात कितना है? पूर्ण संख्या है। अगर चर संख्या के घात अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो हम इसे कहेंगे बहुपद है। आइए हम समझते हैं कि बहुपद किन स्थितियों में हम बहुपद नहीं बोलेंगे। आइए हम समझते हैं। तो बहुपद कब नहीं बोलेंगे? बहुपद नहीं होगा। ठीक, बहुपद नहीं होगा।
तो बहुपद कब नहीं होगा, आइए लिखते हैं। पहला स्थिति कब क्या होना चाहिए, जब चर संख्या का घात ऋणात्मक हो। जैसे x के घात -2, y के घात -3, z के घात -4। इस स्थिति में हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं होगा। जब हम चर संख्या के घात देखेंगे कि अगर ऋणात्मक संख्या आ गया, तब हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। अगर किसी भी जैसे कि बीजगणितीय व्यंजक में कहीं भी किसी भी पद में अगर चर संख्या के घात अगर पूर्ण संख्या के अलावा अगर ऋणात्मक संख्या आ गया, तो उसे हम बोलेंगे बहुपद नहीं होगा। आइए हम दूसरा स्टेप समझते हैं कि जब चर संख्या का घात भिन्न संख्या हो। क्या हो, भिन्न संख्या। दूसरा स्थिति क्या होना चाहिए कि चर संख्या के घात क्या हो, भिन्न संख्या। जैसे कि x के पावर 3/2 कमा √y, ठीक है। जैसे कि x का घात कितना है, 3/2, यानी कि भिन्न संख्या। 3/2 का कौन संख्या होती है, तो भिन्न संख्या। और y का पावर यानी कि √y दिया है, तो रूट का अर्थ होता है पावर कितना, 1/2। इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर रूट की कहीं भी दिया होगा तो रूट का अर्थ होता है पावर 1/2। तो 1/2 क्या होता है, भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या जब रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, बहुपद नहीं होगा। तीसरा स्थिति देखते हैं, जब चर संख्या हर में स्थित हो, हर में स्थित हो। जैसे 1/में x² कमा 1/में x+1। जब चर संख्या अगर भिन्न के बट्टे में यानी कि हर में स्थित हो, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं होगा। आइए देखते हैं, तो बहुपद किन स्थिति में बोलेंगे कि बहुपद है, जब घात कितना रहेगा, पूर्ण संख्या। जब घात पूर्ण संख्या रहेगा तो हम बोलेंगे कि बहुपद है। अगर x का घात, y का घात और z का घात, कोई भी चर संख्या के घात अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिखाई देगा, तो अब हम बोलेंगे कि बहुपद है। अगर कहीं भी x का घात अगर ऋणात्मक संख्या आ जाए, भिन्न संख्या आ जाए, या हर में स्थित हो, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं होगा। क्लियर। तो आइए अगला आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम समझेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को हम दो आधार पर बांटते हैं, पदों के आधार पर और घात के आधार पर। तो पहले हम समझते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तब उनके बाद हम घातों के आधार पर बहुपद को बांटेंगे। तो पहले पदों के आधार पर हम देख लेते हैं। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या, तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार हम समझ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो पदों के आधार पर एक होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद लिखेंगे, ऐसा बहुपद
ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो? एक पद हो। उसे हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे में हम लिखते हैं, जैसे 2x(y) कमा 5y⁵ और 10x⁴ इसमें कितने पद है? एक पद है। इसमें कितना पद है? एक पद है। इसमें कितना है? एक पद है। तो जब एक पद रहेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। ठीक है। अब देखते हैं द्विपदी। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उससे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो जिसमें कितना पद हो? दो पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विपदी। जैसे में 2x+3, 5x² + 6, 6x, ये क्या है? दो पदी। एक पद दो पद, एक पद दो पद। क्लियर? आइए हम तीसरा समझते हैं, त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। कितना पद हो? तीन पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। जैसे में 2x² + 5x + 6, और अगला उदाहरण 3y² + 10y + 8। ये क्या है? तीन पदी बहुपद। एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें भी तीन पद है। क्लियर? तो आप लोग समझ लिए पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार को हम तीन प्रकार के हम पढ़ते हैं। एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, और तीसरा त्रिबहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है। तो एक पदी बहुपद में एक पद होता है, और द्विपदी बहुपद में दो पद होता है, जबकि त्रिबहुपद में हम तीन पद के तीन पद होते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे घातों के आधार पर बहुपद। क्या? तो घातों के आधार पर हम बहुपद पढ़ेंगे। तो पहले हम घातों के आधार पर बहुपद को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि बहुपद का घात होता है क्या। ठीक है। तो बहुपद के घात समझ लेते हैं। बहुपद का घात। ठीक। तो बहुपद का घात क्या है? तो लिखेंगे बहुपद में चर संख्या। क्या? चर संख्या का अधिकतम घात। अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो बहुपद का घात क्या है? तो बहुपद में चर संख्या का अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। जैसे हम 2x² + 8x + 9, तो इसमें देखेंगे कि चर संख्या क्या है। तो चर संख्या का अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ पर चर संख्या का घात एक है और यहाँ पर चर संख्या का घात दो है। तो इसे हम बोलेंगे कि बहुपद का घात कितना है? तो कितना है? तो दो है। अगर हम अगला उदाहरण ले लिए, 3y + 4y के पावर 5 +
8। तो इसमें हम देखेंगे कि चर संख्या के घात अधिकतम कहाँ पर है। तो चर संख्या के घात अधिकतम कहाँ है, तो 5 है। तो इसे हम लिखेंगे कि बहुपद का घात कितना है, तो 5। तो समझ लिए कि बहुपद का घात क्या है। तो अगर बहुपद में चर संख्या का अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। आइए अब हम घातों के आधार पर बहुपद को बांटेंगे। तो बहुपद को घातों के आधार पर, क्या, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक, आइए हम बहुपद को बांटते हैं। तो बहुपद को मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं मुख्यतः। पहला रैखिक बहुपद। कौन बहुपद, तो रैखिक बहुपद, रैखिक। ठीक, पहला रैखिक बहुपद। दूसरा समझिएगा द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ध्यान में रखिएगा कि ये घात के आधार पर बांटा गया है। तो घात के आधार पर बहुपद को 3 प्रकार के ही पढ़ते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, आइए हम समझते हैं। तो जिस बहुपद में, तो जिस बहुपद में जिस बहुपद में जिस बहुपद का जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 2x+3। ठीक, जिस बहुपद में घात कितना हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 5x+6, इसमें कितना घात है, तो 2, तो इसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। और त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 8x+9x+10। ठीक है, तो जिस बहुपद में घात कितना होगा, 3 होगा, तो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। और जिस बहुपद का घात 1 हो केवल, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ गुण के बारे में हम जानते हैं। रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के। तो चलिए हम कुछ गुण के बारे में जानते हैं। तो रैखिक बहुपद का यानी कि व्यापक रूप देखा जाए, यानी कि ढांचा देखा जाए, व्यापक रूप, तो कितना होता है, ax+b। कितना होता है, ax+b, जहां
जहां ए बी अचर पद है। क्या है? अचर पद। ध्यान रखिएगा कि इसका व्यापक रूप जो होगा ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी क्या होगा? अचर पद। जैसे समझते हैं कि जैसे कि 3x+8 दिया है, तो इसमें 3 और 8 क्या है? तो अचर पद के रूप में है। जो एक्स के गुणांक होगा वो ए होगा, और अचर पद के रूप में होगा जो क्या होगा? तो 8 हो जाएगा। और आगे हम समझते हैं, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1, और शून्य कितना होता है? शून्य का आगे समझेंगे, लेकिन शून्य लिख दे रहे हैं कि कितना होगा। तो ध्यान में रखिएगा, तो रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद क्या है? तो जिस बहुपद का घात अगर 1 रहेगा उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक रूप जो होता है ए एक्स प्लस क्या होता है? बी होता है। और जहां ए और बी क्या होता है? अचर पद। इसमें अचर पद होगा। और घात कितना होता है? तो 1, और शून्य कितना होता है? तो 1। ध्यान में रखिएगा, घात 1 और शून्य भी 1। अब द्विघात बहुपद के बारे में हम समझते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप हम जब देखेंगे तो व्यापक रूप कितना होता है? तो ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना होता है? सी होता है। और जहां लिखेंगे, जहां ए बी और सी अचर पद हैं, अचर पद हैं। ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। जहां ए बी और सी क्या है? अचर पद है। इसका घात देखते हैं कि घात कितना होता है? तो 2 होता है। और शून्य कितना होता है? शून्य कितना होता है? तो 2 होता है। और शून्यक और गुणांक के बीच हम लोग सूत्र भी देख लेंगे कि शून्यक और गुणांक के बीच कितना सूत्र होता है। तो शून्यक को हम अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे। जैसे कि पोस्ट में लिख ले रहे हैं कि अल्फा और दूसरा बीटा। 2 शून्यक होता है, एक अल्फा और दूसरा क्या होता है? बीटा। तो आइए हम शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो देखेंगे कि शून्यक अल्फा और बीटा, गुणांक क्या है? ए बी और सी। तो इनके बीच हम संबंध स्थापित करने वाले सूत्र लिखेंगे। तो एक सूत्र होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र माइनस एक्स का गुणांक। क्या? माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स एक्स वायर का गुणांक। देखेंगे कि एक्स का गुणांक क्या है? तो एक्स का गुणांक क्या है? बी है, तो माइनस बी हो जाएगा। और एक्स एक्स वायर का गुणांक क्या है? तो ए। एक्स एक्स वायर का गुणांक ए और एक्स का गुणांक क्या है? बी। तो हो जाएगा, हम लोगों का सूत्र प्राप्त होगा माइनस बी बटा में ए। आप दोनों सूत्र याद कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए, या शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स एक्स वायर का गुणांक। और दूसरा का सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद। क्या? अचर पद बटा में एक्स एक्स वायर का गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या है? तो सी। और एक्स एक्स वायर का गुणांक क्या है? तो ए। ध्यान में रखिएगा, द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं? जिस बहुपद में घात कितना हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे में 2x एक्स वायर प्लस 5x प्लस कितना? 6। और इसका व्यापक रूप जो होता है ए एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी। और जहां ए बी और सी क्या है? अचर पद है। इसमें घात कितना होता है? तो 2 होता है। और शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जब हम शून्य को आपस में हम जोड़ेंगे, शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, तो क्या
किसके बराबर होगा, तो माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स एक्स वर्ग के गुणांक। एक्स का गुणांक को क्या बोलते हैं, बी, और एक्स एक्स वर्ग के गुणांक को क्या बोलते हैं, ए। इसमें देख लीजिए, व्यापक रूप में देख लीजिए कि एक्स एक्स वर्ग का गुणांक क्या है, तो ए है, और एक्स का गुणांक क्या है, बी, और इसमें अचर पद क्या है, तो सी। यहीं पर सूत्र के माध्यम से लिख लिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आप बोल सकते हैं माइनस बी बटा में ए। शून्यों का योगफल बराबर आप सूत्र बोल सकते हैं माइनस बी बटा में ए, या बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स एक्स वर्ग के गुणांक। और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आप क्या बोल सकते हैं, तो अचर पद बटा में एक्स एक्स वर्ग का गुणांक बराबर सी बटा में, यानी कि अचर पद सी है और एक्स एक्स वर्ग का गुणांक ए है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि शून्यों का गुणनफल बराबर सी बटा में ए, या आप बोल सकते हैं कि अचर पद बटा में एक्स एक्स वर्ग का गुणांक। आइए हम त्रिघात बहुपद के बारे में त्रिघात बहुपद के बारे में भी समझ लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद किसे बोलेंगे, जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित भी समझ लेते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स के पावर क्यू प्लस बी एक्स एक्स वाई प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है, डी, जहां जहां ए बी सी डी क्या है, तो अचर पद है। ध्यान में रखिएगा, जहां ए बी सी डी क्या है, तो अचर पद है। इसमें घातों की संख्या देखेंगे तो घातों की संख्या कितनी होती है, तो 2, और शून्यों की संख्या देखेंगे तो शून्यों की संख्या जो होती है 3 ही होती है, घात भी 3 होती है। ध्यान में रखिएगा, 2 नहीं होता है। और हम जब गुणांक और शून्य के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे तो 3 चीज 3 शून्यक है, तो इससे हम करेंगे अल्फा बीटा और कौन सी गामा। तो अल्फा बीटा और गामा, गामा इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ लिख ले रहे हैं गामा, ठीक है। तो लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। दूसरा सूत्र अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र होता है सी बटा में ए। जबकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है माइनस डी बटा में ए। ध्यान में रखिएगा, त्रिघात बहुपद में ये बात ध्यान रखिएगा, जिस घात का बहुपद घात अगर 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। व्यापक रूप याद कर लीजिएगा, ए एक्स के पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बी सी और ए बी सी डी क्या है, तो अचर पद है। इसमें घात कितना होता है, तो 3 होता है। शून्य कितना होता है, तो 3 होता है। और इसके शून्यक और गुणांक के बीच संबंध हम देखेंगे। गुणांक क्या है, तो ए बी सी और डी। तो शून्य क्या है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा और क्या होता है, गामा। तो इसमें 3 संबंध है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र होता है माइनस सी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। तो आज का हमारा क्लास खत्म हुआ। अगला अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.1 और 2.2।